Welcome to P. Agrawal Editorials. Today we are going to discuss three topics. First topic is India's journey so far on the AI bandwagon. तो उसमें क्या है कि जैसे पूरा ग्लोब ही सारी कंट्रीज ही अपने मिलिट्री सिस्टम में एआई को इंटीग्रेट करके उन्हें मॉडर्नाइज करने की सोच रही हैं। वैसे इंडिया ने भी सोचा है कि उसको एआई को अपने डिफेंस सेक्टर के साथ इंटीग्रेट करे और अपने डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करे। तो 2023 में इसी के लिए इंडिया ने डिफेंस बजट में 6.21 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली एलोकेट किए और कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है $3 बिलियन इन इंडियाज एआई इकोसिस्टम। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट्स क्या रही अभी तक? हमारे पास अपना ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम आया इंद्रजाल के नाम से, और हम आगे भी एक्सपेक्टेड है कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस में एआई को इंटीग्रेट करके उसको रेवोल्यूशनाइज करेंगे, फ्रॉम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स। फिर चैलेंजेस और हर्डल्स इसमें क्या हैं कि जो फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज ऑन एआई फॉर डिफेंस, तो सबसे पहले हमारे पास क्लियर डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म्स नहीं है। हम जो रिस्पॉन्सिबल एआई है फॉर ऑल फ्रेमवर्क एम्फेसिस अकाउंटेबिलिटी डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड मिलिट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस। फिर हमें रेगुलेटरी बॉडीज़ की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ इस्टेब्लिश्ड हैं उन वो कोई पब्लिक अपडेट्स देती ही नहीं है, मतलब कोई पब्लिक वो ही नहीं है कि इस तरह चीज़ें होनी चाहिए या गाइडलाइंस नहीं है। की ऑब्स्टेकल्स इन एआई इंटीग्रेशन, डाटा एंड ट्रेनिंग शॉर्टेजेस। तो हमें डाटा तो चाहिए, अगर एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है तो हमारे पास अभी डिजिटाइज डाटा ही नहीं है, और जो डाटा सेंटर्स हैं उनको बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, और जो लेगेसी हार्डवेयर है उसमें हम एआई अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंटर ऑपरेटेबिलिटी इश्यूज, तो हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी नेवी और जो एयरफोर्स है उनके सेपरेट सिस्टम्स हैं, तो इस तरह जो जॉइंट ऑपरेशन है वो नहीं हो पाते हैं एआई को इंटीग्रेट करके। डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हेवी रिलायंस ऑन पीएसयूज फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स वो ज़रूरी है, तभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है। द इंटरनेशनल लैंडस्केप, तो कंट्रीज जैसे कि इसराइल और चाइना ने रैपिडली डेवलप्ड मिलिट्री फॉर एआई टेक्नोलॉजीज। इंडिया को अभी भी क्लियर पॉलिसीज और एक कंसिस्टेंट स्टैंस लेना पड़ेगा मिलिट्री एआई पे। कुछ एक रिमार्क्स कंपेयरिंग एआई टू न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो काफ़ी मिसट्रस्ट बनाते हैं कि क्या इंडिया सच में एआई को इंटीग्रेट करना चाहता है या फिर बस अभी भी पोटेंशियल डेंजर्स मिसयूज़ का ही सोच रहा है। Specific problems in India: lack of standardized doctrines for AI use across military branches, then issues with procurement and the dominance of public sector driven defense, then limited efforts towards private sector collaborations and innovation partnerships. The way forward क्या होगा? अब strategic alignment, हमें इस रॉबस्ट फ्रेमवर्क्स और क्लियर पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा ताकि एथिकल एआई डिप्लॉयमेंट हो सके। इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, जो डिफेंस ब्रांचेस के अक्रॉस इंटीग्रेशन चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बढ़ानी पड़ेंगी। कंक्लूजन यही है कि हमें अब एआई को अडॉप्ट करना है, हमें साथ में उसका एथिकल यूज़ भी मेंटेन करना है, उसको स्केलेबल बनाना है और इफेक्टिव यूज़ में लाना है मिलिट्री के लिए। हमें एआई अपनी हेल्प के लिए यूज़ करना है ताकि हम बेटर वो बना अपने लिए फ्यूचर बना सकें, ना कि हमें ये सोच हमें उल्टा ही उसके एथिकल यूज़ के लिए भी सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब करने पड़ेंगे। फॉर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्जिंग लीडरशिप इन इंडियाज़ यूथ पावर। तो जैसे कि जनवरी 12 जो है वो नेशनल यूथ फेस्टिवल इन इंडिया के तौर पे मनाया जाता है बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है वो इनिशिएटिव हुआ। पर्पस ऑफ द डायलॉग क्या था? इससे ये है कि हम यूथ की जो पावर है, एनर्जी को उसको हार्नेस करें, उसकी उनकी क्रिएटिविटी को, लीडरशिप को, और इस तरह यूथ को भी आगे के लिए अकाउंटेबल बनाएं। धीरे धीरे वो भी उस चीज़ को समझें, वो नेशनल चैलेंजेस को समझें, उनके लिए सॉल्यूशंस लाएं, डिस्कशंस लें और आइडियाज़ एक्सचेंज करें। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन को हम इंडिया की प्रोग्रेस में लाना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये चीज़ें शुरू करी हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव नेचर, तो इस जो भी ये डायलॉग किया उसके क्या नेचर था? सबसे पहले एक क्विज हुआ, बेसिक जो भी एलिमिनेटरी टाइप था, उसके बाद एसे और ब्लॉग राइटिंग करवाई गई रिलेटेड टू विकसित भारत थीम ओनली, देन प्रेजेंटेशन लिया गया इन द फॉर्म ऑफ पिच फॉर्मेट, देन फाइनल एक लीडरशिप सेशन, जो भी टॉप परफॉर्मर्स रहे उनका एक लीडरशिप सेशन रखा जा रहा है भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 11-12।
Then participants demonstrate originality and vision for a developed future. फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल, तो थीम ज़्यादातर यही थे कि यूथ हैज़ ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें वर्कशॉप, सेमिनार्स, कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट किया गया। फिर टेक फॉर गुड एंड इनोवेशन, इंक्लूसिविटी, तो वही यूथ पार्टिसिपेशन को यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनको इनकरेज करा गया ताकि हम रिमोट कम्युनिटीज़ को भी इंगेज कर सकें इसमें। रोल ऑफ एम वाई भारत, तो माय भारत से क्या किया इसमें, जैसे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, उसमें वैसे भी जनरली एक्टिविटीज़ नेशन बिल्डिंग के रिलेटेड होती रहती हैं, या क्विज या नॉलेज शेयरिंग की ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इससे हम इंक्लूसिविटी भी बढ़ा रहे हैं। की इनिशिएटिव्स इन 2025, तो वर्कशॉप्स एंड पैनल्स ऑन लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल लिविंग, फिर डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट पे सेशंस हुए। कल्चरल एंड इनोवेशन फोकस, तो फेस्टिवल हमारे इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करता है थ्रू म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड आर्ट, इनकरेजेस इनोवेशन विद टेक एग्जीबिशंस एंड प्रेजेंटेशंस। यूथ एंगेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, तो लीडरशिप एंगेजमेंट, तो यूथ इससे लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा जो कि बिजनेस से होंगे, एकेडमिकली या फिर गवर्नेंस से। रिकॉग्निशन ऑफ यूथ कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिलेगा फॉर देयर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस डेमोन्स्ट्रेटिंग इनोवेशन, सर्विस एंड लीडरशिप। कंक्लूजन यही रहा कि फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स यूथ हुज आइडियाज एंड लीडरशिप विल शेप द नेशन। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव जिससे कि हम अपनी जो यूथ एनर्जी है उसको अभी से हार्नेस करने की शुरुआत कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल पावर ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव। तो रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स लगा दिए रूरल लोकल बॉडीज़ की जगह पे। तो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए, अब पंचायत की जगह पे ये स्पेशल ऑफिसर्स अभी 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे करेंगे जब तक कि डिलिमिटेशन नहीं हो जाता। रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स, तो वही इलेक्शंस ड्यू थे अभी कुछ 9 के विलेजेस में, 314 पंचायत यूनियंस और 28 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे भी। और फिर गवर्नमेंट ने किया कि अभी हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने रूरल और लोकल बॉडीज़ को, और डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स वगैरह चल रहा है जिसके कारण हमने ये डिले कर दिया। तो डिलिमिटेशन इज़ नेसेसरी टू रीड्रॉ वार्ड बाउंड्रीज एंड एलोकेट सीट कोटास फॉर वुमेन, एससीज एंड एसटीज। तो प्लान रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, तो हम 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाना चाहते हैं और विलेज पंचायत्स को मर्ज करके। एक्सपेंशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज एंड टाउन पंचायत बाय इंक्लूडिंग द सराउंडिंग विलेज पंचायत्स। तो प्रपोजल है कि वो एटलीस्ट 140 विलेज पंचायत्स को अर्बन बॉडीज़ के साथ ही मर्ज कर देंगे। एंड जस्टिफिकेशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये दिया कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जो भी है सिटीज़ के आसपास, रैपिड अर्बनाइजेशन ही चल रहा है जैसे कि चेन्नई, कोयम्बतूर, इनके आसपास। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या थी इलेक्शंस और डिलिमिटेशन पे, तो इन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो डिलिमिटेशन है वो कभी भी एक वैलिड रीज़न नहीं है इलेक्शंस को डिले करने का, और इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पर होने चाहिए। Delimitation must be started well in advance as it is a continuous process. Public opposition to reorganization, तो जो रेजिडेंट्स हैं विलेजेस के वो नहीं चाहते कि रीऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि उससे उनकी जो रूरल स्कीम्स उनको मिल रही हैं वो अर्बन बॉडीज़ में मर्ज होने के बाद नहीं मिलेंगी। डिलेज इन लोकल इलेक्शंस अक्रॉस इंडिया, तो सिर्फ तमिलनाडु नहीं जबकि मुंबई और बेंगलोर में भी डिले हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो लोकल जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे वो गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल लोगों के पास लाई जाती है। डिस्पाइट द शॉर्टकमिंग्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती हैं बाय एड्रेसिंग द लोकल नीड्स। अब अर्बन के साथ अगर हम उनको वो कर दें, अर्बन बॉडीज़ के साथ अगर हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे या फिर जस्ट मर्ज कर देंगे, तो वो एक तो उनके पास इतनी क्लोज गवर्नेंस नहीं रहेगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं रहेगा। कंक्लूजन यही है कि स्टेट्स मस्ट प्रायोरिटाइज टाइमली लोकल बॉडी इलेक्शंस टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।